Hello, friend, welcome back. So, now let's quickly revise what we studied during the last class. In the last class, we studied there are three fundamental accounting assumptions: going concern, consistency, and accrual. And all these assumptions are followed by all the companies in this world. This is expected and implied that they will follow assumptions while they are preparing the books of account. These are very, very important and should follow by all the companies. If they are not following these fundamental accounting assumptions, they have to write in their notes to account that they are not following these assumptions. Now, today we are going to cover other accounting assumptions. वो तीनों के अलावा what are the other accounting assumptions जो हमें फॉलो करना चाहिए. कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, but it's good if we follow other accounting assumptions. First assumption is business entity concept. Business entity concept क्या बोलता है? As per this concept, business is treated as a separate business unit or entity distinct from its. यहाँ मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस और उसका ओनर दोनों डिफरेंट एंटिटी है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मिस्टर राहुल, he started the business in the name of RS Limited एंड उन्होंने इस बिजनेस में 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया. बिजनेस क्या चीज का है? मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग द पेन. और वो बिजनेस में 5 लाख रुपया लेकर आए हैं. सो किस मिस्टर राहुल ने बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं. एंड मिस्टर राहुल इज द ओनर ऑफ द बिजनेस. मिस्टर राहुल कौन है? बिजनेस के ओनर है. अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में मिस्टर राहुल और आरएस लिमिटेड दोनों सेपरेट आइडेंटिटी है, दोनों सेपरेट एंटिटी है. लॉ बोलता है कि जब भी हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का ओनर और बिजनेस की एंटिटी दोनों सेपरेट एंटिटी है. हम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं. अकाउंट्स हम किसका बना रहे हैं? आरएस लिमिटेड का बनाएंगे. तो हम यहाँ आरएस लिमिटेड को 5 लाख रुपए रिसीव हुए हैं. वो किससे रिसीव हुए? मिस्टर राहुल से. तो ओनर कौन हो गया? मिस्टर राहुल हो गया. आप बोलोगे मिस्टर राहुल 100% ओनर है. क्या फर्क पड़ता है अगर हम दोनों को मिक्स भी कर दे? नहीं. लॉ बोलता है कि दो मिस्टर राहुल 100% ओनर है बिजनेस के, दैट इज 100% ट्रू. लेकिन अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव में, बिजनेस के पर्सपेक्टिव में मिस्टर राहुल सेपरेट आइडेंटिटी है, आरएस लिमिटेड सेपरेट आइडेंटिटी है. और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी यही बोलता है कि मिस्टर राहुल एंड आरएस लिमिटेड आर सेपरेट बिजनेस यूनिट, सेपरेट आइडेंटिटी. वी शुडंट मिक्स बोथ ऑफ देम. दोनों को हमको सेपरेट रखना है. अगर मैं अकाउंटिंग आरएस लिमिटेड का कर रही हूँ तो मेरे को आरएस लिमिटेड के पर्सपेक्टिव में सोचना है. अगर आरएस लिमिटेड किसी को सैलरी पे कर रहा है तो ऑब्वियसली वो अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा. अगर वो किसी का, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे कर रहा है अपने ऑफिस का, he has to record, the company has to record in the books of account. Now let's suppose राहुल जिस घर में रहता है उसका रेंट है और उसने अभी तक वो रेंट नहीं पे किया है. तो क्या उसका रेंट आरएस लिमिटेड पे कर देगा? नहीं. उसका रेंट राहुल को ही पे करना है. आरएस लिमिटेड उसके रेंट को न तो अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, न ही उसको पेमेंट करेगा. आरएस लिमिटेड को राहुल के पर्सनल एक्सपेंसेस से कोई भी मतलब नहीं है. तो
बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है मिस्टर राहुल इज अ सेपरेट आइडेंटिटी, आरएस लिमिटेड इज अ सेपरेट आइडेंटिटी, वी शुडंट मिक्स द ट्रांजैक्शन ऑफ दिस टू एंटिटीज। हम अकाउंट्स किसका बना रहे हैं? आरएस लिमिटेड का बना रहे हैं। हम किसके पर्सपेक्टिव में सोचेंगे? आरएस लिमिटेड के पर्सपेक्टिव में ही सोचेंगे। और हम वही ट्रांजैक्शन अपने बुक्स में, मतलब आरएस लिमिटेड के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड है। हम राहुल का कोई भी पर्सनल एक्सपेंस आरएस लिमिटेड के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और अगर हम बाय मिस्टेक या रिकॉर्ड कर भी लेते हैं तो हम उसको अपने परफॉर्मेंस मेजरमेंट में नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। नाउ लेट्स रीड द डेफिनेशन अगेन। As per this concept, business is treated as a separate business unit. Business जो है separate business unit है। business separate identity है, separate entity है, distinct from its owner, अपने owner से अलग है। Let's move to the next important accounting concept, money measurement concept। money measurement concept क्या बोलता है? Only those transactions or events are recorded in accounting which are capable of being expressed in money terms। हम वही ट्रांजैक्शन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मनी में मेजरमेंट हो सकता है। अगर आप इंडिया में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इंडिया में करेंसी क्या यूज होती है? आईएनआर। तो हमें सारे ट्रांजैक्शंस को आईएनआर करेंसी में रिकॉर्ड करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कुछ ट्रांजैक्शन आईएनआर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ ट्रांजैक्शन यूरो करेंसी में रिकॉर्ड करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन यूएसडी करेंसी में रिकॉर्ड करते हैं। नहीं, कंट्री की करेंसी, जिस कंट्री में मेरा बिजनेस सेटअप है, जिस कंट्री में मैं बिजनेस कर रही हूँ, उस कंट्री की करेंसी क्या है? उस कंट्री की करेंसी आईएनआर है। तो हम जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, हम उसमें अपने ट्रांजैक्शंस आईएनआर करेंसी में रिकॉर्ड करेंगे। नाउ लेट्स लुक इनटू एन एग्जांपल। सपोज बिजनेस के लिए आपको कुछ चेयर्स एंड टेबल्स खरीदने थे, तो आपने 10 चेयर्स खरीद ली है एट द रेट ऑफ 500 पर चेयर, एंड आपने 3 टेबल्स खरीदे हैं एट द रेट ऑफ 1000 पर टेबल। जब हम अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं करेंगे, तो हम ये नहीं रिकॉर्ड करेंगे कि 10 चेयर्स आए, 3 टेबल्स आए। नहीं, हम इसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। 10 चेयर्स 500 का मीन्स 5000, 1000 में 3 टेबल्स, तो हम 3000। तो हम ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करेंगे कि हमने 5000 के चेयर्स खरीदे हैं, 3000 के टेबल्स खरीदे हैं, which means we have to record the transactions in the monetary terms. Now let's take another example जहां पर मेरा एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है। तो मेरी कंपनी है आरएस लिमिटेड। द सेम बिजनेस वी आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ पेन। मैंने इंडिया में 10 lakhs का सामान बेचा, 10 lakhs आईएनआर का। एट द सेम टाइम मैंने यूएसए में एक्सपोर्ट किया 10,000 यूएसडी डॉलर्स का। ये मेरी सेल्स है। इंडिया में 10 lakhs का माल बेचा है, यूएसए में 10,000 यूएसडी डॉलर्स का मैंने माल बेचा है। नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगी? मेरा बिजनेस कहाँ पर सेटअप है? इंडिया में है। मेरी कंट्री की करेंसी क्या है? आईएनआर है। नाउ जब मैं ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं क्या रिकॉर्ड करूंगी? मेरा टोटल सेल्स क्या है? इंडिया का 10 lakhs आईएनआर प्लस मेरे को इसको आईएनआर में कन्वर्ट करना होगा। मैं यूएसडी डॉलर में इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज मैं बुक्स कहाँ पे बना रही हूँ? इंडिया में बना रही हूँ। कंट्री की करेंसी क्या है? आईएनआर है।
आई कांट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स इन INR एंड USD डॉलर्स बोथ। मेरे को उसी करेंसी में अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शन जिस कंट्री में मेरा बिजनेस चल रहा है, जो मेरे कंट्री की करेंसी है। तो लेट्स सपोज 1 USD डॉलर इज 85 रुपीज। 1 USD डॉलर 85 रुपीज का है। तो यहाँ मैं क्या बोलूंगी, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 85, which means 18.5 lakhs is my total sales। तो अगर हम फॉरेन करेंसी में भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो हम उस करेंसी के ट्रांजेक्शन्स को, उस फॉरेक्स ट्रांजेक्शन को INR करेंसी में रिकॉर्ड करेंगे और फिर अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जो ट्रांजेक्शन्स मनी में मेजर नहीं हो सकता है, द ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट केपेबल टू मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते, बिकॉज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोलता है वी शुड रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन और इवेंट्स in the books of account which we are capable of being expressed in money terms, in monetary terms। अगर हम कोई ट्रांजेक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है? लेट्स सपोज द डिस्प्यूट इज गोइंग ऑन बिटवीन टू ब्रदर्स। क्या हम उसको बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकते हैं? अकाउंट्स बनाने के वक्त नहीं रिकॉर्ड कर सकते। हाउ विल वी कन्वर्ट देम इनटू मॉनेटरी टर्म, जो डिस्प्यूट दो भाइयों में चल रहे हैं? नो, सपोज देयर इज ए स्ट्राइक गोइंग ऑन इन माई फैक्ट्री। मैं पेन बनाती हूँ और मेरे कंपनी में स्ट्राइक चल रहा है लेबर लोगों का। क्या मैं वो लेबर के स्ट्राइक को अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। सो द ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट expressed in monetary terms, we can't record those transactions in the books of account क्योंकि वहां पर मनी इन्वॉल्व नहीं है। दिस इज वन ऑफ द डिमेरिट ऑफ द अकाउंटिंग, दैट हम यहाँ पर वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं जो हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जो ट्रांजेक्शन हम मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, दैट गेट इग्नोर्ड while we are preparing the books of account। Concept is saying we should record all the transactions which are measurable in terms of money, and the transactions which are not measurable in terms of money should be ignored or not going to be recorded in the books of account। Let's move to the next concept, accounting period concept। accounting period concept का मतलब क्या होता है? हम होल अकाउंट्स को पीरियड में डिवाइड कर देंगे। मतलब अगर आपने कोई कंपनी बनाई है तो ऐसा नहीं होगा कि हम उसका प्रॉफिट 2-3 साल के बाद निकालेंगे। नहीं, आपको हर साल उसका प्रॉफिट निकालना होगा। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। According to this concept, accounts should be prepared after every period, should be prepared after every period and not at the end of the life of the entity। And usually every period का मतलब है this period should be 1 calendar year। मतलब क्या हुआ, अगर आपने कोई कंपनी बनाई है तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि भाई आज कंपनी खोल ली, अब चलो भाई उसका प्रॉफिट हम 2-3 साल के बाद या 5 साल के बाद निकालेंगे। नहीं, लॉ बोलता है आपको अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड करना होगा। इंडिया में मैंडेटरी है 12 मंथ्स का पीरियड फॉलो करना। और इंडिया में ये भी नियम है कि द पीरियड शुड स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द करेंट ईयर till 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। इंडिया में हम 1 अप्रैल, करंट ईयर का 1 ईयर अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर के मार्च तक को अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। और एवरी कंपनी need to follow this accounting period for while preparing the books of account। और यही पीरियड हमारा बिजनेस प्रॉफिट और टैक्सेशन प्रॉफिट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। नाउ आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हम हर साल प्रॉफिट क्यों निकालते हैं? एक साथ 3 साल या 5 साल के बाद निकालेंगे ना, मेहनत भी कम होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमने स्कूल कब से शुरू किया था? वी स्टार्ट आवर स्कूल फ्रॉम नर्सरी। हम नर्सरी से शुरू किए थे। फिर हमारा
KG 1, KG 2, फिर क्लास 1, 2, 8, 9, 10, हम इस तरह से हर साल भरते गए, ठीक है। नाउ टेल मी, इज इट मेक सेंस इफ आई गिव यू नर्सरी रिपोर्ट कार्ड एट द क्लास 8? आप क्लास 8 में पहुंच गए और मैं आपके पास नर्सरी का रिपोर्ट कार्ड आपको देती हूँ। मिस, उसका क्या फायदा होगा? कुछ नहीं हो सकता है। नर्सरी आपको अगर मैं नर्सरी क्लास 8 में देती हूँ, ऑलरेडी 10 साल बीत चुके हैं। आप बोलोगे मैं अब इस रिपोर्ट का लेकर क्या करूंगा? कोई फायदा नहीं है। मतलब सेंस तब बनता है जब मैं नर्सरी का रिपोर्ट कार्ड आपको नर्सरी में ही दूं, केजी का उस KG 1 में ही दूं, KG 2 का KG 2 में ही दूं, सो दैट आपको पता चल सके कि आप यहाँ पर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपके प्लस माइनस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपको किस पे ज्यादा ध्यान करना देना है व्हेन यू आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड। अगर मैं आपको नर्सरी का रिपोर्ट कार्ड क्लास 8 में, इवन अगर क्लास 7 या 6 में भी दूं, तो उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड मिलता है, सो दैट आई विल सी हाउ आई एम परफॉर्मिंग, मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, मैं कहाँ पर कमजोर हूँ, कहाँ पर मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, मेरे को किस सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना चाहिए और किस सब्जेक्ट में मेरा स्ट्रेंथ है। आई नो आई विल डू इट क्लोजिंग माई आईज। दैट्स वाई हर साल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होता है और हमें स्कूल में अपना परफॉर्मेंस कार्ड मिलता था। सेम थिंग कंपनी के लिए भी है। कंपनी को हर साल पता चलना चाहिए कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है, उसका सेल्स कैसा हो रहा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उसका कैश फ्लो कैसा लुक लग रहा है। अगर वो हर साल अपना प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, अपना परफॉर्मेंस मेजर करती है, तब उसको पता चलेगा ना कि उसके प्लस माइनस क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसको किस पे जा, कहा मार्केट में क्या चीज पे ज्यादा फोकस करना है, अपने कॉस्ट रिडक्शन पे ज्यादा फोकस करना है या अपने रेवेन्यू पे ज्यादा फोकस करना है। मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करिए तो कौन सा प्रोडक्ट उसका स्ट्रेंथ है, कॉस्ट के साइड में कहाँ पर वो ज्यादा एक्सपेंस इनकर कर रही है, मार्केटिंग एक्सपेंस बहुत ज्यादा है या एम्प्लॉय एक्सपेंसेस ज्यादा है और ऑफिस एक्सपेंस ज्यादा है। ये सब उसको कब पता चलेगा? जब कंपनी को हर साल अपना परफॉर्मेंस कार्ड मिलेगा। अगर कंपनी हर साल अपना प्रॉफिट परफॉर्मेंस कार्ड बनाती है, तो तब उसको पता चलेगा, तब वो कंपेयर कर सकती है अपने पिछले साल के परफॉर्मेंस से, एनालिसिस कर सकती है, समझ सकती है कि कहाँ पर मेरा स्ट्रेंथ है, कहाँ पर मेरा वीकनेस है, मुझे क्या चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये सब कंपनी कैसे कर पाएगी? जब वो अपना परफॉर्मेंस कार्ड हर साल बनाती है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट लगाती है और अपने अकाउंट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च पीरियड के अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट को फॉलो करती है। तो ये सब कंपनी को कैसे पता चलेगा? अगर कंपनी अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करती है तो इंडिया में अकाउंटिंग पीरियड फॉलो हम करते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो ये इम्प्लाइड है कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च है। वी आर नॉट फॉलोइंग कैलेंडर ईयर दैट इज फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। क्या ये कांस्टेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड में? नहीं, ये इंडिया में 99.9% कंपनी फॉलो करती है। आपको 0.1 एक्सेप्शन मिल जाएंगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट यूएस का, यूके में या फिर यूरोपियन कंट्रीज में, वहां पर कैलेंडर ईयर फॉलो होता है, दैट इज 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। वहां पर अगेन 99.9% कंपनीज ये ड्यूरेशन फॉलो करती है, कैलेंडर ईयर फॉलो करती है। अगेन वहां भी आपको 0.1% एक्सेप्शन मिल जाएंगे जो ये पीरियड फॉलो नहीं करती है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या बोल रहा है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट यह बोल रहा है कि अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी पीरियड, सो दैट एज अ कंपनी मेरे को पता चल सके कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, and not at the end of the life of the entity, not
जब मैं बोलूँ कि भाई मेरा तो इनडेफिनाइट पीरियड का बिजनेस है, गोइंग कंसर्न मैं फॉलो करती हूँ, तो मैं प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी में ही बनाऊंगी जब मैं बिजनेस वाइंड अप करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसा करेंगे तो हम परफॉर्मेंस मेजर कैसे कर पाएंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है, कैसे बिजनेस एक्सपेंड करना है? यूजुअली दिस पीरियड इज वन कैलेंडर ईयर, वो वन कैलेंडर ईयर होता है। इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, एंड बाहर लाइक यूके एंड यूएसए में हम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर फॉलो करते हैं। Accounting period concept help us to compare the financial statement of different period through which management will take the decision. Management को decision लेने में आसानी होती है because they will compare the financial performance of different period and understand how they are performing on the sales, profitability, uh, cash flow फॉर द डिफरेंट पीरियड। देन हम अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बैंक के साथ, शेयर होल्डर के संग भी शेयर करते हैं। दे विल ऑल्सो इवेल्युएट एंड अंडरस्टैंड हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग, बिकॉज हमारा पीरियोडिसिटी अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है जिसको पीरियोडिसिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं। हम अपना टाइम फ्रेम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो एनी वन कैन एनालाइज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड टेक डिसीजन। Secondly, matching periodic revenue with expenses for getting the correct financial result. हमने अक्रूवल कंसेप्ट में क्या पढ़ा था कि हमें रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना है। जब हम ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं, पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो हमारा जो पीरियोडिक रेवेन्यू होगा, हमारा एक पर्टिकुलर पीरियड में जो रेवेन्यू होता है, उसके अगेंस्ट के एक्सपेंसेस हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, एंड दैट विल हेल्प अस टू डिटरमाइन द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। Thirdly, uniform and consistent accounting treatment for asserting the financial position of the business. हम यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एवरी ईयर बना रहे हैं, तो हम जो ट्रांजेक्शन्स बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके लिए हम कांस्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, as we are following constant accounting principle that will reflect the true and fair view. Thus, if we are following accounting period concept, we are having the advantages. Now, just note down the advantages of accounting period concept, so that if you are having a question in your exam, you will manage to answer. Let's move to another concept, the most important one, cost concept. कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? एज पर दिस कंसेप्ट, एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट अ प्राइस इट वाज एक्वायर्ड। मतलब जितने में मैंने एसेट परचेज किया है, उतने में ही बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। मार्केट प्राइस इज टोटली इररिलेवेंट। एसेट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट अ प्राइस इट वाज एक्वायर्ड। एक्वायर्ड वर्ड मीन्स आई परचेज द एसेट। उसी वैल्यू में मेरे को बुक्स में एसेट रिकॉर्ड करना है। Market price is totally irrelevant. Let's look into an example. Suppose I purchase a land at rupees 50 lakh. 50 lakhs में मैंने एक लैंड परचेज किया, वेयर एज मार्केट वैल्यू जो है इस लैंड की 60 lakhs है। नाउ टेल मी at what price I will record the लैंड इन द बुक्स। 50 लाख में। मैंने लैंड कितने में परचेज किया है? 50 लाख में। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? एसेट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट अ प्राइस इट वाज एक्वायर्ड। अभी मार्केट वैल्यू 60 लाख है, पर मैंने तो 50 लाख पेमेंट किए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप बोलोगे कोई चीज 60 लाख की आपको 50 लाख में कैसे मिल गई? भाई मिल गई, मेरी निगोशिएशन स्किल थी। मैंने जाकर सेलर के साथ निगोशिएट किया, मैंने उसको बोल दिया कि भाई मैं तो 50 लाख ही दूंगा। तो अल्टीमेटली इज बिकॉज ऑफ माई निगोशिएशन स्किल, मेरे को 10 लाख सस्ते में सामान मिल रहा है, तो मैंने उससे खरीद लिया। सो आई हैव टू रिकॉर्ड द एसेट इन द बुक्स एट 50 लाख बिकॉज यही प्राइस मैंने सेलर को पे की है। इट डजेंट मैटर
मार्केट वैल्यू उस एसेट की क्या है। मार्केट वैल्यू 60 लाख हो, 70 लाख हो, 80 लाख हो, 1 करोड़ हो, डजन मैटर। मैं लैंड का कितना पे कर रही हूँ? 50 लाख। मैं बुक्स में 50 लाख में रिकॉर्ड करूंगी। दस, इट डजेंट मैटर व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट। What I am trying to say here, how much I am paying for a particular asset. मार्केट प्राइस टोटली irrelevant है। कॉस्ट कंसेप्ट में मार्केट प्राइस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई रिलेवेंस नहीं है। वी हैव टू जस्ट रिमेंबर, वी नीड टू रिकॉर्ड द एसेट एट अ प्राइस आई एम पेइंग और एट अ प्राइस आई एम एक्वायरिंग एन एसेट। यहाँ पर मैं लैंड को 50 लाख में परचेज कर रही हूँ, मैं 50 लाख ही बुक्स में रिकॉर्ड करूंगी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज करो मुझे एक कार खरीदनी है एंड आई डिसाइडेड कि आई विल बाय अ बीएमडब्ल्यू एंड उसकी मार्केट में वैल्यू है 70 lakhs। नाउ मेरा एक फ्रेंड है, वो इसी कंपनी में काम करता है। मैंने उससे बात किया, बताया कि भाई मेरे को खरीदनी है। उसने बोला मेरे थ्रू खरीद ले, सस्ते में मिल जाएगी। उसने मुझे दिला दी सेम कार 55 lakhs में। अगेन मार्केट में प्राइस है 70 lakhs, मैंने परचेज कर ली अपने फ्रेंड के थ्रू 55 lakhs में। नाउ टेल मी एट व्हाट प्राइस आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स। 55 लाख मैंने कितना पे किया है? 55 लाख पे किया है। मेरे लिए क्या कॉस्ट है? 55 लाख। तो मैं बुक्स में रिकॉर्ड करूंगी 55 lakhs। नाउ सपोज ये जो 55 lakhs मैंने बाई किया, मैंने 30 lakhs कैश पेमेंट कर दिया एंड 25 lakhs नॉट पेड। अभी मैंने 25 लाख नहीं पे किए हैं। मेरे पास 30 लाख थे, मैंने 30 लाख दे दिया। 25 लाख अभी पे नहीं किया है, पेमेंट करना बाकी है, मैं पेमेंट बाद में कर दूंगी। नाउ what is the value at which I will record the transaction in the books? 55 लाख। अक्रूवल कंसेप्ट याद करिए, हमें ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करनी है व्हेन वी आर एंटरिंग द ट्रांजैक्शन, नॉट व्हेन द सेटलमेंट इज डन। हम यहाँ ट्रांजैक्शन कब कर रहे हैं? 55 लाख में कर रहे हैं। ठीक है, 25 लाख में बाद में सेटल कर दूंगी, मैं कब बोल रही हूँ कि नहीं दूंगी? आई विल पे इट लेटर ऑन। यहाँ पर पेमेंट इररिलेवेंट है। मैं कितने में ट्रांजैक्शन, मैंने जब ट्रांजैक्शन एंटर किया, मैंने 55 lakhs में एंटर किया है ट्रांजैक्शन को, मैं 55 lakhs बुक में रिकॉर्ड करूंगी। इट डजेंट मैटर अभी मैंने 25 lakhs का पेमेंट नहीं किया है, मुझे ये पेमेंट करना है, मैं वो बाद में पेमेंट कर दूंगी। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि मैंने ट्रांजेक्शन्स कितने में की है। ट्रांजेक्शन्स मेरी 55 लाख की है, आई विल रिकॉर्ड एट 55 लाख। अकाउंट में ये कंसेप्ट बहुत बार यूज होगा, कॉस्ट कंसेप्ट। हमें एसेट का देखा जाए तो एग्जाम में हमें एसेट का परचेज प्राइस भी दे देगा, मार्केट वैल्यू भी दे देंगे, एंड देन द क्वेश्चन ट्राई टू कंफ्यूज अस कि हमें किस वैल्यू में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। जस्ट रिमेंबर, कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है कि हमें रिकॉर्ड करना है एट अ प्राइस वी आर एक्वायरिंग द एसेट। मैं कितना एक पर्टिकुलर एसेट का पेमेंट कर रही हूँ। एग्जाम्पल, लैंड के लिए मैंने कितना पेमेंट किया? 50 लाख का पेमेंट किया। कार खरीदा तो कितना का पेमेंट किया? 55 लाख का। तो मेरे को मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, मार्केट वैल्यू ज्यादा है कम है, मैं कितना पेमेंट कर रही हूँ? मैं 55 lakhs पे कर रही हूँ, तो मैं अपने ट्रांजेक्शन को 55 lakhs में रिकॉर्ड करूंगी। मार्केट प्राइस इज टोटली irrelevant in the cost concept, and we are going to use this concept many times when we are going to do the practical examples. Now कॉस्ट कंसेप्ट ये भी बोल रहा है, हाउएवर कॉस्ट इज सिस्टमेटिकली रिड्यूस फ्रॉम ईयर टू ईयर बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। कभी कभी हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है डेप्रिसिएशन चार्ज करके। इसका मतलब क्या है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज मैंने एक लैपटॉप परचेज किया 1 लाख का। मैंने अपने बिजनेस के लिए लैपटॉप परचेज किया 1 लाख का। डजंट मैटर, मे बी मार्केट वैल्यू 1.5 लाख की होगी, मे बी
80,000 की होगी, पर मैंने उस लैपटॉप का 1 लाख मार्केट में पे किया। मैं उस लैपटॉप को अपने बुक्स में 1 लाख में रिकॉर्ड कर लूंगी। नाउ मैंने उस लैपटॉप को 1 साल पूरा यूज किया अपने बिजनेस पर्पस के लिए अच्छे से। आई एम ऑन द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। नाउ लॉ बोलता है कि अगर हम कोई भी एसेट को 1 साल पूरा यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मतलब मैंने पूरा 1 साल लैपटॉप को यूज किया है तो उसका वैल्यू कम हो गया है। अभी 1 साल में कुछ तो अपग्रेडेशन आ गया होगा, नई टेक्नोलॉजी आ गई होगी, तो नाउ इस लैपटॉप की वैल्यू हो गई है 80,000, विच मीन्स 0.8 लाख, मतलब 80,000। तो लैपटॉप की वैल्यू कितनी गिर गई? 20,000 लैपटॉप की वैल्यू गिर गई। लैपटॉप की वैल्यू 20,000 गिर गई। इसका मतलब ये जो 20,000 है, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। मैंने लैपटॉप खरीदा 1 लाख में, 1 साल पूरा यूज किया लैपटॉप को, 1 साल के बाद सेम लैपटॉप 80,000 में मिल रहा है। ऑब्वियसली नया कुछ टेक्नोलॉजी आ गया एंड नॉर्मल वियर एंड टीयर सामान पुराना हो गया, तो जो 20,000 है वो मेरा डेप्रिसिएशन है। लॉ क्या बोलता है? अगर कोई एसेट है उसकी वैल्यू कम होती है तो आप भी उसके वैल्यू को कम करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा अगर हम करते हैं तो हम ट्रू एंड फेयर व्यू डिपिक्ट करते हैं। तो लॉ का बोलना है कि यहाँ पर जो एसेट है, जो 1 लाख का था और उसमें अब 80,000 का हो गया, मतलब 20,000 उसकी वैल्यू कम हो गई है, इसको आप बुक्स के अंदर डेप्रिसिएशन बोलकर दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दिखा सकते हैं। और अगर ऐसा हम करते हैं तो हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का करेक्ट व्यू सबको दिखा रहे हैं। नाउ लेट्स से कि इस साल में मेरे को प्रॉफिट हुआ है 5 लाख का, मैंने प्रॉफिट किया 5 lakhs का। लॉ बोल रहा है कि आप 20,000 को अपने पीएनएल में प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा सकते हो। तो अगर मैं 20,000 को अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा सकती हूँ तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है 4,80,000। इट मीन्स मेरा प्रॉफिट 5 लाख नहीं है, मेरा प्रॉफिट 4,80,000 है। माई प्रॉफिट इज 4,80,000। मैंने अभी आप लोगों को डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ाया है। जब मैं आपको डेप्रिसिएशन पढ़ाऊंगी तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर नाउ आप इतना समझ लो कि हम हर चीज कॉस्ट पे दिखाएंगे। हम जो भी एसेट एक्वायर करते हैं हम अपने बुक्स में उसको कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे, और वो कॉस्ट मेरी हर साल कम होती जाती है, उसमें डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? नॉर्मल वियर एंड टीयर। हम एक एसेट को बार बार यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसमें टेक्नोलॉजी चेंजेस आ जाते हैं, कभी मार्केट में कुछ और नया अपग्रेडेशन आ जाता है जिसके कारण मेरे एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। केवल लैंड में में कभी डेप्रिसिएशन नहीं होता क्योंकि उसकी वैल्यू हर वक्त बढ़ती रहती है। तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? कॉस्ट कंसेप्ट ये बोलता है कि मार्केट वैल्यू इज इररिलेवेंट व्हेनेवर वी आर बाइंग एनी एसेट, इट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज एट अ प्राइस वी आर एक्वायरिंग एन एसेट। तो क्लियर हुआ ये? नाउ द कॉस्ट कंसेप्ट हैज अ फ्यू डिसएडवांटेजेस। कॉस्ट कंसेप्ट जो है ना, जनरली इन्फ्लेशन को नहीं कवर करता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? जहां पर जनरल लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। नाउ कॉस्ट कंसेप्ट में हर चीज हम हिस्टोरिकल वैल्यू में ही रिकॉर्ड करते हैं। एग्जांपल लैंड, लैंड हमने सपोज करो 20 इयर्स बैक में 10,000 में परचेज किया था, तो वो उसी वैल्यू में आज तक रिकॉर्ड रहेगा। नाउ इट में हैपन कि लैंड की वैल्यू 10 lakhs हो गई है और 15 lakhs हो गई है, हम उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। अकाउंटेंट जो है लैंड को हिस्टोरिकल कॉस्ट में ही रिकॉर्ड करके रखता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। ड्यू टू दिस द अकाउंटिंग will accounts will not reflect a true position. Second, secondly, many asset के acquisition cost नहीं होते हैं, और best example है human asset. Cost concept fail to recognize such asset, although this is an important asset for any enterprise. तो cost concept के कुछ disadvantages भी हैं. So in the next class we will cover dual aspect,
revenue recognition, matching concept, and objectivity. Thank you very much. If you like the content of my video and my classes, don't forget to subscribe my channel and like my videos. Thank you very much.